ये जो इन्वान है कि मुल्क तरक्की में हम भी साझेदार, तो जाहिर सी बात है ये हम का की मुराद मतलब हमारी कौम से है। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि मुसलमानों का जो किरदार रहा है, जो कुर्बानियाँ रही हैं इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की आज़ादी में, वो लासानी रहा है, बेमिसाल रहा है। और अगर देखा जाए तो ये मुल्क जो है, अगर आप तारीख़ में देखें तो हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, मुत्तहिद मुल्क नहीं था। बेशुमार राजा रजवाड़े थे, रियासतें थीं, उस पर हुकूमत करते थे उन पर। लेकिन जब मुसलमान यहाँ पे आए हुकूमत के लिए, सबसे पहला जो काम उन्होंने किया था वो ये किया था कि इस मुल्क को एक किया था, वो बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक, और इस मुल्क को मुत्तहिद किया था। ये हमारी खूबियाँ थी। पुलिस का निज़ाम किया था, डाक का निज़ाम किया था, और सबसे पहली सड़क इस मुल्क में बनी थी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। करेंसी सिस्टम में एक बदलाव लाए थे। रुपये जो जिसको कहते हैं आप यूज, शेर शाह सूरी का वो था। ग्रैंड ट्रंक जो रोड थी कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक, ग्रैंड ट्रंक रोड उसी की यादगार है। और अगर आप कस्टोडियन जो आप कहते हैं, जो रेवेन्यू का सिस्टम है, ये सब शेर शाह सूरी का दिया हुआ है। एंड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अगर जंगी निज़ाम की बात करें, जो हम वार स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो सबसे पहली तो इस मुल्क हिंदुस्तान में ज़हीरुद्दीन बाबर लाए थे। पहला जो रॉकेट था वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने बनाया था, और ये तारीख़ में दर्ज है। बल्कि जो विलियम कॉन्ग्रीव था, जो कि एक्सपर्ट था इसका, वो अपनी किताब में लिखता है ये कि उनकी शहादत के बाद 1799 में जब शहीद हुए शेर मैसूर टीपू सुल्तान, तो उसको उन्होंने 1801 में ज़ब्त करके वो इंग्लैंड ले गए, और 1801 से लेकर के 1805 तक उस पर वो तहकीक करते रहे, रिसर्च करते रहे, समझ नहीं पाए कि इसका सिस्टम क्या है, इसकी डिज़ाइन क्या है। तो उन्होंने एक किताब वहाँ से भेजी थी, और उस किताब का नाम था फतहुल मुजाहिदीन, और वो किताब आज भी पेरिस की म्यूज़ियम में रखी हुई है। और उस किताब को लिखने वाले टीपू सुल्तान थे, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन था कि ये जो रॉकेट है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये वो पहली मिज़ाइल थी, आप गूगल में सर्च कीजिए, वो जो पहली मिज़ाइल थी मैसूरियन मिज़ाइल टीपू सुल्तान ने बनाया था। और आज जो आप मिज़ाइल देख रहे हैं, अग्नि मिज़ाइल, पृथ्वी मिज़ाइल, इसके भी बानी APJ अब्दुल कलाम है, जिनको आप मिज़ाइल मैन कहते हैं और जिनको फादर ऑफ मिज़ाइल कहते हैं। दोस्तों, ये तो दरअसल बात थी एक सफ़र की, जो शुरुआत होती है वहाँ से। लेकिन बात हो रही थी अंग्रेज़ी हुकूमत की, बगावत की, जंग आज़ादी की। तो पहली जो बगावत थी वो 1773 में हुई थी, और उसका नाम जो था, शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, फ़कीर एंड सन्यासी रिबेलियन नाम से नाम था। यानी बंकिम चंद्र जी ने अपनी आनंद मठ की किताब में साफ साफ लिखा है कि उस ज़माने में जो फ़कीर और सूफ़ी हुआ करते थे, जो साधु और सन्यासी हुआ करते थे, वो एक साथ जाते थे, झुंड का झुंड जाते थे, और अंग्रेज़ों के गोदाम में वो लूटते थे, और उस कहत के दौरान वो जो अनाज लाते थे वहाँ से, वो हिंदू और मुसलमानों में तकसीम किया करते थे। और ये सिलसिला तकरीबन 50 साल तक चला। इसका पूरा तारीख़ में डिस्क्रिप्शन है। पहली जो जंग आज़ादी थी वो 1857 की थी। और जिस फतवा वर्ड हम कहते हैं, जंग आज़ादी के सबसे पहला फतवा फजल हक खैराबादी ने दिया था। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये फतवा दिया था जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम का, और उस फतवे का ये असर था कि दिल्ली जैसी राजधानी को हमने फ़तह किया था। लेकिन उसके बाद से ये तारीख़ में लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट जनरल हडसन लिखते हैं कि जब हमने दोबारा बड़ी मेहनत और मशक्क़त से दिल्ली को फ़तह किया, तो उस वक्त इंग्लैंड से एक ख़त आया था, एक टेलीग्राम आया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि देखो ये जंग आज़ादी जो है 1857 की, ये जंग आज़ादी दरअसल उलमाए कराम की जंग आज़ादी है। और उन उलमाए कराम के लिए बड़े फ़ख्र से वो लिखता है कि हमने न जाने सैकड़ों उलमाए कराम को बग़ैर किसी मुकदमा चलाए हुए फांसी दे दिया। और ये कोटेड है, तारीख़ के फिगर्स में बता रहा हूँ कि उस ज़माने में जिन 51,200 लोगों को फांसी दी गई थी, उसमें से तकरीबन 27,000 से ज़्यादा उलमाए कराम थे जिनको फांसी दी गई थी। ग्रोवर एंड ग्रोवर की हिस्ट्री की किताब है, उसका एक छोटा सा किस्सा बयान कर दूं मैं आपसे। उसमें लिखते हैं कि जब शहीद भगत सिंह को अदालत में पेश किया गया, तो उस भरी अदालत में एक अंग्रेज़ ने उनसे सवाल किया कि 800 साल तक मुग़लों ने हुकूमत की, तब तो आपने बम नहीं फेंका, और हमने सिर्फ 150 साल से हुकूमत की और आपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया। उसका बहुत अच्छा जवाब भगत सिंह ने दिया था कि देखिए, मुग़लों ने जो हम पर राज किया है वो हमारे दिलों पर राज किया है, और उन्होंने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना दिया है। और इस सोने की चिड़िया की चमक से आप 7 समुंदर दूर से यहाँ तक आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगर आपकी हुकूमत को अगर एक लफ्ज़ में, एक लाइन में कहा जाए, तो वो ये है कि आपकी हुकूमत एक स्पंज की तरह है, जो गंगा के किनारे हीरे और जवाहरात को चूस करके
इंग्लैंड में जा कर के टेम्स नदी के किनारे निचोड़ती है और वो इंग्लैंड माला माल हो जाता है, और उस दौलत के माला माल होने के बाद उससे आप अपनी तरक्की करते हैं। मुग़लों ने, पठानों ने यहाँ नहीं किया, इन्होंने यहाँ की चीज़ों को यहीं पे खर्च किया, यहीं पे इमारत बनवाई और यहीं की धूल में अपने आप को मिटा दिया। ये था भगत सिंह का जवाब। और आखिर में भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने जो बम फेंका है इसमें न छुरी थी न केमिकल था, हमारा मकसद आपको मारना नहीं था। तो जज ने कहा फिर बम क्यों फेंका? तो उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने बम फेंका। ये थे शहीद भगत सिंह। हजरात, यहाँ तक कि वीर सावरकर की किताबों में भी लिखा है। वीर सावरकर ने अपनी किताब में जॉन मैकलसन का हवाला देते हुए कहा था कि 1857 की जंग आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो मुग़ल की जो आखिरी रोशनी थी, आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र का हुआ। और उन्होंने उसका जॉन मैकलसन का हवाला देते हुए लिखा है कि एक बार उनको नाश्ते पे जब उनसे इसरार किया गया तो बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था कि मुझे ख्वाहिश नहीं है। उसके बाद से वो लिखता है कि हम लोगों ने उनकी आँख में जहरीले आइंटमेंट लगाना शुरू कर दिए ताकि उनकी बीनाई चली जाए। और उन्हें इस बात का इल्म था कि इस्लामी कानून में, इस्लामी शरीयत में कोई नाबीना और अंधा शख्स कहीं का हुक्मरान नहीं हो सकता। और फिर वो दिन भी आया जब उनसे उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ नाश्ते में उनके प्लेट पे लाल मखमल से ढके हुए 3 सर लाए गए थे, जिनमें 2 सर उनके बेटों के थे और 1 सर उनके पोते का था। ये थी कुर्बानियाँ। क्या इस जुल्म सितम के बाद भी मुसलमानों के लिए कहना पड़ेगा कि जंग आज़ादी में शरीक थे या नहीं? क्या अब भी इस उन्वान की ज़रूरत है? अब भी इस प्रोग्राम की ज़रूरत है? क्या चांद सितारों की मौजूदगी के लिए बहस होगी? कतई नहीं। और ये वहीं तक का किस्सा नहीं है, बल्कि आप अपने पड़ोस में जाएं, अगर आप हिस्ट्री ऑफ यूपी देखें तो इसमें हिस्ट्री ऑफ अयोध्या भी शामिल है उस गज़ट में। अयोध्या में जब जंग आज़ादी के बिगुल फूंका गया तो सबसे पहला शख्स जो खड़ा हुआ था वो राम प्रसाद शर्मा थे, बाबू राम। उनके लिए सबसे पहले लब्बैक कहने वाला एक शख्स था वो काजी अमीर अली। तो बाबू राम शरण दास और काजी अमीर अली ने एक साथ जंग लड़ी थी और एक साथ अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। और अंग्रेज़ों ने यह अहद किया था कि अगर हम इनको पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो एक ऐसी सज़ा देंगे कि आने वाली नस्ल याद रखेंगी। और बाबू राम शरण दास और मौलवी अमीर अली को जो फांसी दी गई थी उसमें फंदा एक था और गर्दनें 2 थीं। बाबू राम शरण दास की थी और मौलवी अमीर अली की थी। यह अयोध्या मिसाल था एक कौमी एकजहती का, जो आज तनाज़ा का मौजू बन गया है। बहुत तअज्जुब की बात है हज़रात। ये हमारी कुर्बानियाँ ये वहाँ तक महदूद नहीं हैं कि हमने सिर्फ आज़ादी दिलाने में इतने उलमाओं का फांसी हुई, लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बल्कि आज़ादी के बाद भी हमारी कुर्बानियाँ जारी रहीं, हमारे मुल्क की खिदमत जारी रहीं। और एक जब आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला किया, पाकिस्तान से जंग हुई कुछ ही महीनों के बाद, तो एक नाम, एक हस्ती, एक शख्सियत और एक शहादत जो बहुत मशहूर है वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसी खानवादे से हूँ, मेरा उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी आज़ादी के बाद किसी इतने बड़े ओहदे पे किसी शख्स ने मुल्क की सरहद पे शहादत नहीं दी है, उसने अपनी जान नहीं गंवाई है। वो आज़मगढ़ के एक छोटे से कस्बे बीवीपुर में खान बहादुर मोहम्मद फ़ारूक के घर में पैदा हुए थे। मदरसे से तालीम हासिल की थी, लेकिन एक शौक़ था फ़ौज में जाने का, इस मुल्क की खिदमत करने का। और उसके बाद से वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी, जो ज़माने में बहुत ही प्रेस्टिजियस एकेडमी हुआ करती थी, और इस मुल्क से सिर्फ 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें वो भी थे। और उस रॉयल मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद उसके बाद से वो सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने बर्मा, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों में गए, और वहाँ जाने के बाद से बड़ी कम उम्र में उनकी तरक्की हुई और ब्रिगेडियर हो गए। लेकिन इस मुल्क की खिदमत, इस मुल्क की हिफाजत उनका आज़म था। और जब आज़ादी के चंद माह बाद पाकिस्तान ने जो हमला किया, और कश्मीर में 2 जगह है, एक नौशेरा, एक झांझर, जो आर्मी की स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत ही अहम जगह हुआ करती है, उसको पाकिस्तान ने 25 दिसंबर 1947 को अपने कब्ज़े में ले लिया था। तब ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था कि जब तक मैं इन हिस्से को, इस चीज़ों को मैं वापस नहीं ले लूँगा, तब तक मैं ज़मीन पर नहीं सोऊंगा। हालांकि उसके पहले पाकिस्तान ने उनको 2 बार ये ऑफ़र दिया था कि ब्रिगेडियर उस्मान तुम पाकिस्तान आ जाओ और हमारे आर्मी के चीफ बन जाओ, और उन्हें पूरी तरीके से ठुकरा दिया था कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अपनी सरजमीन पर रहना है, और वो यहीं पर रहे। और चंद दिनों के बाद आखिर उनकी क़यादत में वो जंग लड़ी गई, और जंग लड़ने के बाद से
انہوں نے نوشیرہ اور جھانجھر کی وہ سرزمین حاصل کی. اور میں آپ کو بتا دوں یہ کہ ان کی قیادت میں، برگیڈیئر عثمان کی قیادت میں جو کشمیر کا حصہ جیتا گیا تھا، آج بھی اتنا ہی کشمیر ہے اور آج بھی وہی ہمارے ملک کی سرحد ہے. ان کے لیکن 3 جولائی 1948 کو اب وہ اپنے کیمپ میں میٹنگ کر رہے تھے. میٹنگ کرنے کے بعد نکلے، ظاہر سی بات ہے پاکستان کی فوج کے نشانے پہ تھے وہ، اور پاکستان نے ایک 25 پاؤنڈ کا گولہ ان کے اوپر ڈائریکٹ داغا اور وہیں وہ شہید ہو گئے تھے. حالانکہ شہادت کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ اس سرزمین کا ایک بھی ٹکڑا کسی دشمن کے ہاتھ میں نہ جانے پائے. یہ تھے برگیڈیئر عثمان، اور اس کے لیے بعد میں ان کو نوشیرہ کا شیر بھی کہا جاتا تھا، اور انہیں بعد میں مہاویر چکر بھی دیا گیا. حضرات، یہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے، چاہے ملک کی ترقی میں ہو یا ملک کی آزادی میں ہو، اس کا اب ظاہر سی بات ہے اس صدیوں کی کہانی کو لمحوں کی زبانی میں کیسے بتاؤں. ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تاریخیں صرف پڑھی نہیں جاتی ہیں، تاریخیں لکھی بھی جاتی ہیں. تاریخ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے بابا اجداد کے کارنامے تھے، ان کی قربانیاں تھیں، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار ہے. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں جو تاریخیں پڑھیں گی، وہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ تاریخیں ہوں گی. جو تاریخیں ہم لکھیں گے وہ ہماری آنے والی نسلیں پڑھیں گی. اور میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا پختہ یقین ہے مرحوم ندا فاضلی صاحب کے ایک شعر میں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جائے جائے، اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جائے جائے، گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا، ہمیں حالات پہ نظر رکھی ہوگی، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں وہ سارے فیصلے لینے چاہیے، وہ قدم اٹھانے چاہیے جس میں اس ملک کا بھلا ہو، اس ملک کا مستقبل ہو، ہماری قوم کی فلاح و بہبود ہو. ورنہ ہمارا عاقبت پہ بھی یقین ہے، قیامت پہ بھی یقین ہے، اور آخرت پہ بھی یقین ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں ہمارے دامن کو پکڑیں قیامت کے روز کہ آپ نے یہ کیا کیا. اور یہ پیغام ہے میرا، یہ میسج ہے سیاسی رہنماؤں سے، مذہبی رہنماؤں سے. بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے عالم دین ہیں لوگ، بڑے بڑے دانشور ہیں، کیا کیا فیصلے لیتے ہیں. اس فیصلوں کو لیتے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہوگا، آپ کو اس نظر میں رکھنا ہوگا کہ اس ملک کا ایک مستقبل ہے، اس ملک کے حق میں سوچنا ہے، اور صدیوں سے جو ہماری قومیں رہ رہی ہیں، جن سے ہمارے رشتے ہیں، ان کے حق میں سوچنا ہے، اپنی قوم کے حق میں سوچنا ہے. اور اس بات سے میں اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دوں کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی.